चैप्टर 13 173 से 196। और सीआरपीसी में ये हुआ करता था चैप्टर 12 154 से 176। अब हम स्टार्ट करते हैं 173 और यहां था ये 154। 173 बोल रहा है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। हाँ ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 154 भी यही बात कह रहा था, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला, किए जाने से हो गया, irrespective of the area, irrespective of the area। अब आप देखिए सीआरपीसी का 154, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉमा इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इंचार्ज। नहीं, यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर ये निकल के आया जो कि यहां पर नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, किस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है। इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, जहां अपराध किया गया है उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, और ये वाली चीज 154 के अंदर नहीं है। तब यहां से कंसेप्ट आता है जीरो एफआईआर का, तब ये बात आती है जीरो एफआईआर। बीएनएसएस के अंदर इररेस्पेक्टिव एरिया लिखा हुआ है कि भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसिडेंट कहां हुआ। तो यानी कि ये एक तरह से जीरो एफआईआर का कंसेप्ट यहां पर बताया गया है, और ये चीज 154 के अंदर नहीं थी। Every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge। orally, और यहां ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना by electronic communication, ये वहां लिखा हुआ नहीं है 154 में। orally और by electronic, ठीक है, ओरली तो यहां पर था, पर बाय इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वो यहां नहीं है। ओरली था इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, दे देंगे। एंड इफ गिवन ओरली, अगर आप ओरली दे रहे हैं, लिख करके नहीं दे रहे हैं, इट शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन। या तो वो पुलिस ऑफिसर लिखेगा अंडर हिज डायरेक्शन, या वो किसी और को कह देगा। एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। तो जो एफआईआर दर्ज करवा रहा है वो कौन है? इंफॉर्मेंट। इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा है, वो इंफॉर्मेंट है, उसको पढ़ के सुनाएंगे कि देखो तुमने ये बोला है, ठीक है। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड, अगर उसने वो इंफॉर्मेशन राइटिंग में दी है या फिर बोल करके दी है और हमने उसको लिख दिया है, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। इसको हाईलाइट करिए, शैल बी, सिग्नेचर होंगे उसके। सेकंड, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ये आ गया, अगर आपने मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा करिए, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करके दिया है तो आपको 3 दिन के अंदर, विद इन 3 days, आपको सिग्नेचर करने हैं, क्योंकि सिग्नेचर जो है वो मैंडेटरी है। 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा, 3 दिन के अंदर अंदर आइए
और सिग्नेचर करिए। एंड द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट बाई ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। और उसका सार, ये इंफॉर्मेशन इसने दी है इस मामले की, यहाँ की घटना है, यहाँ पर ये हुआ है, इस तरह सार लिखना है, उसको सब्सटेंस लिखना है। राज्य सरकार ने जो रूल्स बनाए हुए हैं कि एक रजिस्टर रखना है आपको, उसके अंदर ये सारी एंट्री करनी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। परंतु यदि किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 यदि किसी महिला द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा ये सब उसकी रेप से रिलेटेड है के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से, ये हाईलाइट करिए, प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टेम्परली और परमानेंटली, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, अगर अस्थायी अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इप्सा करता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन, उसके रेजिडेंस पर। ये कैसे है ये महिला, मान लीजिए मेंटली, फिजिकली, टेम्परली और परमानेंटली डिसेबल्ड है, तब इसकी ये रिपोर्ट इसके रेजिडेंस पर या जहां ये चाहे कन्वीनियंट, जहां इसको जो प्लेस कन्वीनियंट लगे वहां पर, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रीटर स्पेशल एजुकेटर, इंटरप्रीटर होगा या स्पेशल एजुकेटर होगा, बोल नहीं सकती, मानसिक रूप से पागल है तो हम समझा नहीं पा रही है, तो इंटरप्रेटर आएगा, वो बताएगा। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो 154 में भी थी। The police officer shall get the statement of the person recorded by a magistrate under clause A of subsection 6 of section 183 as soon as possible। आइए 183 निकाल के देखते हैं, ये क्या है। 183 है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, जिसे हम 164 के बयान बोलते थे। सीआरपीसी के अंदर जिसे हम 164 के बयान बोलते हैं, उसे बीएनएस के अंदर, उसे बीएनएस में बोला जाता है 183 से के स्टेटमेंट। अब देखो 154 में एफआईआर 173 में हो गई, 164 के बयान 183 के हो गए, 10 इधर आ गए, 10 इधर आ गया। चलिए, अ कॉपी ऑफ द सबसेक्शन 2 क्या कहता है, a copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant or the victim। अब आप 154 को देखिए, वो क्या कहता है, a copy of the information recorded subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant। यहां लिखा है informant और victim, यहां पे बात आती है कि आप उसकी एफआईआर की फ्री ऑफ कॉपी, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, किसे दे रहे हैं, इंफॉर्मेंट को देंगे या विक्टिम को दे दीजिए। लेकिन 154 में भी बात वही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रही थी, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन वहां केवल एक वर्ड लिखा हुआ है इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट, यहां विक्टिम लिखा हुआ नहीं है। तो ये डिफरेंस है बीएनएसएस के 173 और सीआरपीसी के 154 के अंदर। अब चलते हैं बीएनएसएस का 173 का सब सेक्शन 3। 154 में सब सेक्शन 1, 2 और 3 केवल ये 3 थे। 173 में सब सेक्शन 1, 2, 3, 4। अब ये वाला जो 4 है ना बीएनएसएस का 173 का 4, ये है 154 का सब सेक्शन 3। और ये जो 3 बना है बीएनएसएस में, ये नया है और ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है 3 नंबर को, क्योंकि बीएनएसएस का सबसेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 नया ऐड हुआ है। ये क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। ये कहता है विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175। इसने कहा कि सेक्शन 175 में जो बात कही गई है उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डलेगा, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, हम जो बताने जा रहे हैं ऐसा बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हो बताओ। ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तला की प्राप्ति पर ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसकी, रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कौन सा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस को करने से संबंधित इत्तला, जिसमें अब कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो आ रही है इंफॉर्मेशन, अब इसमें है क्या इसके अंदर 173 का सबसेक्शन 3 कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई सूचना आती है, लेकिन कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसकी भी बात सुन लीजिए। ये बोलता है विच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 years और मोर बट नॉट लेस देन 7 years। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है जिसके अंदर पनिशमेंट 3 साल से 7 साल, ये उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है, किंतु 7 वर्ष से अधिक नहीं। तो ऐसा कोई संज्ञेय मामला जिसमें पनिशमेंट 3 साल या 7 साल तक के बीच में, 7 साल से ज्यादा वाला नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 साल से ज्यादा का कोई पनिशमेंट है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये बात नहीं है। ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसका पनिशमेंट यहां पर आता है 3 साल और 7 साल का। थाने का भार साधक अधिकारी क्या करेगा, वो ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेंगे, वो मे विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। जो पुलिस ऑफिसर है वो डीएसपी से कम नहीं होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। क्या करेंगे उनसे, कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, थाने का भार साधक अधिकारी क्या करेगा, जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं हो, कि पूर्व अनुमति से। अब ये जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो इनसे या इनसे ऊपर की रैंक से प्रायर परमिशन लेगा, प्रायर परमिशन।
पूर्व अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकेगा। ऐसे अपराधों की नेचर और उसकी ग्रेविटी, लिखा हुआ इसमें नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट 3 से 7 के बीच का है, तो वो पुलिस ऑफिसर डीएसपी से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए, प्रायर परमिशन लेकर उस ऑफेंस की नेचर और ग्रेविटी को कंसीडर करेगा। proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days। ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए, क्या मैं इसमें जो है विचार करेगा 14 दिन के अंदर अवधि के भीतर प्राइमा फेसिया उसको ये देखने के लिए उसकी ग्रेविटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है। इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा हुआ है, इंक्वायरी, क्योंकि एफआईआर अभी कटी नहीं है। इंक्वायरी टू असर्टेन, क्या पता लगाने के लिए, वेदर देयर एग्जिस्ट ए प्राइमा फेसिया केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 दिन के अंदर अंदर वो इस बात को करने के लिए एक प्राइमा फेसिया मामला बनता है कि नहीं बनता है, ये ऐसा है कि नहीं है, क्या है। तो आप क्या समझ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर को वहां पे जाकर के कोई भी इंफॉर्मेशन देगा वो तुरंत एफआईआर काट देगा? जांच तो करेगा ना कि मेरे पास जो ये इंफॉर्मेशन आई है सही है कि नहीं है, पता तो करूं मैं अपने लेवल पे, तो कुछ तो पता करूं, या भिड़ते ही एफआईआर काट दूं। ये प्रोविजन यहां ऐड हुआ है। अब सबसेक्शन 4 पे आते हैं, क्या कहते हैं, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय ए रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ ए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 may send the substance of such information in writing by post to the superintendent of police। (173) का 4 और यहाँ 154 का 3, इन दोनों में क्या डिफरेंस निकल के आता है? अगर उसकी एफआईआर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर भी यही वाली बात थी, एफआईआर नहीं लिखते हैं, तो आप एसपी साहब को एक रजिस्टर्ड पोस्ट डाल दीजिए और सारी बात लिख दीजिए। ये वाली बात यहाँ पर भी थी, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्ट लिख करके सारी बात बता दीजिए। फिर बाद में एसपी साहब क्या करेंगे, या तो वो खुद करेंगे, कहते हैं इफ सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल आइदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, शैल इन्वेस्टिगेट सच मैटर हिमसेल्फ। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही की यही बात यहां पर भी थी, 154 में भी यही बात लिखी हुई थी। डिस्क्लोज द केस शैल आइदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, या फिर वो किसी को अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, ये वाली बात यहां पर भी थी। आगे के चलते हैं, शैल इन दी मैनर, ठीक है, एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। और यहां 150 सीआरपीसी वाले के अंदर क्या लिखा हुआ है उसमें देखते हैं, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of police station in relation to that offense। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उस अपराध के संबंध में उस ऑफिसर के पास, पुलिस थाने के भार साधक ऑफिसर के पास जो पावर होती थी वो उसके अंदर मान ली जाएगी। बिल्कुल सेम है, डायरेक्ट कर देगा और उसके पास ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर्स आ गई। यही वाली बात यहाँ पर भी लिखी है। अब जो बात बताने जा रहा हूं वो 154 के सब
सेक्शन 3 में नहीं थी, वो अब ऐड हुई है 173 के अंदर। क्या कहता है? जिसके ना हो सकने पर, जिसके ना हो सकने पर, फेलिंग विच, ऐसा व्यथित व्यक्ति, सच एग्रीव्ड पर्सन, मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। ये वाली बात 154 के सब सेक्शन 3 में लिखी हुई नहीं थी, जो कि 173 के सब सेक्शन 4 में ऐड करी गई है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? फेलिंग विच। फेलिंग विच मतलब है अगर ये वाला काम नहीं हुआ, ये वाला काम अगर कोई नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी, आपने एसपी साहब को इन्फॉर्म किया बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, वहां से भी आपको अगर कोई उपचार, कोई रिलीफ, कोई रेमेडी नहीं मिली, तो क्या होगा? फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। ये लीजिए, ये एक नई चीज है जो 154 के सब सेक्शन 3 में नहीं थी, और ये यहां है, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसके ना हो सकने पर ऐसा व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, 173 का सबसेक्शन 4। और यहां पर सेक्शन 173 कंप्लीट होता है। तो इस समय हमने सीआरपीसी का 154 और बीएनएसएस का 173 दोनों में हमने जो डिफरेंस है उसको अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू वेरी मच।